नमस्कार। दिव्यांशी ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आशा करते होंगे आप अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम इतिहास का 10वां भाग चल रहे हैं, चैप्टर 1 का। इसके क्लास के बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर अगले देखेंगे जो महत्वपूर्ण है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि इसके पीछे के जो क्लास चल रहा था उसमें देख रहे थे, यूनान में भी राष्ट्रवाद का उदय हो गया। वो भी अब ओटोमन एम्पायर से आज़ाद होना चाहता था, स्वतंत्र, क्योंकि उसका अपना एक अलग ही इतिहास था। संस्कृति, सभ्यता, सभी चीज़ थे। सभी देश यूरोप के उसे प्रेरणा लेते थे, सीखते थे कला विज्ञान उसे, यूनान से। तो उसी की कड़ी में आगे चलते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है ये, क्योंकि ये अभी तो काम ही देगा, फिर आपको आगे नौकरी वाला जॉब में भी ये से क्वेश्चन बनता है। और पढ़ाई कभी बेकार थोड़ी जाता है, कहीं न कहीं काम ही देगा। यूनान में विस्फोटक स्थिति क्या हो गया? जो आंदोलन था विकराल रूप ले लिया। यूनान में क्या हुआ? आंदोलन विकराल, विस्फोटक रूप ले लिया। तब और बन गई जब तुर्की शासकों द्वारा यूनानी स्वतंत्रता संग्राम में संलग्न लोगों को बुरी तरह कुचलना शुरू कर दिया। मतलब लोग और खफा हो गए और गुस्सा हो गए तुर्की के खिलाफ। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो शासक थे वो क्या करने लगे, बेरहमी से वहाँ जो आंदोलनकारी कर रहे, स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे, उनको कुचलना, दबाना, सताना शुरू कर दिए। तो लोगों में और गुस्सा हो गया और विरोध शुरू कर दिए। 1821 ईस्वी में अलेक्जेंडर चिप्सलांटी, यहाँ बोले थे ना इतिहास, पश्चिमी देशों का नाम में बड़ी कंफ्यूजन होता है। यहाँ पर देखिए चिप्सलांटी लिखा हुआ है, इसका जब सर्च कीजिएगा नाम तो देखिएगा क्या रहेगा। तो इतिहास में हमेशा नाम याद करने की कोशिश कीजिए, जैसे हो सकता है खाली लिखिएगा सही, बस नाम जैसे होता है वैसे याद कीजिएगा। शुद्ध नाम के चक्कर में पड़िएगा तो इसका प्रोनाउंसिएशन ही उल्टा पुल्टा हो जाएगा, क्योंकि उधर का कुछ इधर का कुछ होता है। ऐसे एक ने हजारों नाम है, देखिएगा रहेगा लिखा हुआ कुछ, उच्चारण होता है उसका कुछ नाम का। तो अलेक्जेंडर चिप्सलांटी के नेतृत्व में यूनान में विद्रोह शुरू हो गया। जब क्या किया, तुर्की के शासक, वहां के जो राजा थे, जो भी थे, वो क्या करने लगे, यूनान में जो स्वतंत्रता के राष्ट्रवाद की भावना उसको कुचलना शुरू कर दिया। तो 1821 ईस्वी में अलेक्जेंडर चिप्सलांटी के नेतृत्व में यूनान में क्या हो गया, विद्रोह शुरू कर दिया। रूस का जार, जार मतलब जैसे हम लोग यहाँ के शासक बोलते हैं ना, राजा, तो रूस में जार बोला जाता था। रूस का जार अलेक्जेंडर व्यक्तिगत रूप से तो यूनानी राष्ट्रीयता के पक्ष में था। रूस का जो समय शासक था अलेक्जेंडर, जो भी था जार, वो क्या था, राजा वहां का, वो क्या था, यूनान के पक्ष में था, क्योंकि देख रहे थे धर्म के आधार पर दोनों एक ही था। परंतु ऑस्ट्रिया प्रतिक्रियावादी शासक मेटरनिक के दबाव के कारण वो खुलकर सामने नहीं आ पा रहा था। मगर रूस क्या था, ऑस्ट्रिया के जो शासक मेटरनिक था उसके दबाव के कारण रूस खुलकर यूनान का समर्थक नहीं, व्यक्तिगत सपोर्ट कर रहा था, मगर दूसरे देश जो ऑस्ट्रिया का मेटरनिक था उसके दबाव के कारण वो खुलकर सपोर्ट नहीं कर पा रहा था। जैसे कैसे परिवार में ही हो जाता है, व्यक्तिगत आप सपोर्ट करते हैं मगर परिवार के दबाव में क्या है, खुलकर आप नहीं बोल पाते। दूसरी तरह यहाँ हो रहा था, रूस तो चाह रहा था कि यूनान तुर्की से आजाद हो जाए, मगर ऑस्ट्रिया के दबाव के कारण ये नहीं कर पा रहा था। आगे देखिए, जब नया जार निकोलस आया तो उसने खुलकर यूनानियों का समर्थन किया। जब रूस में नया जार आया तो क्या हुआ, ये ऑस्ट्रिया का अनदेखा करके ये बोल रहा, बोलते रहो, हम तो यूनान का सपोर्ट करेंगे। तो यूनान का क्या है, एकदम खुलकर सपोर्ट किया एकदम, कि हाँ तुम स्वतंत्रता करें, हम आपका साथ हैं। अप्रैल 1826 ईस्वी में ग्रेट ब्रिटेन रूस में एक समझौता हुआ।
1826 ईस्वी में क्या हुआ, एक अंग्रेज जो भारत को गुलाम बनेले था, ब्रिटेन और रूस में क्या हुआ, एक संधि हुई कि वे तुर्की यूनान विवाद में मध्यस्थता करेंगे। दोनों मिलकर क्या करेंगे, जो तुर्की यूनान में आंदोलन चल रहा था, तुर्की से आज़ाद होना चाहता था यूनान, तो उसके बीच क्या कराएंगे, संधि करवाएंगे। क्या संधि करवाएगा दोनों, फ्रांस का राजा चार्ल्स 10वां भी यूनानी स्वतंत्रता में दिलचस्पी लेने लगा। और देखना यूनान में सब दिलचस्पी ले रहा है, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस, सभी देश आएगा इसमें धीरे धीरे देखिएगा। तो फ्रांस का भी राजा था जो 10वां, वो भी दिलचस्पी दिखाने लगा। 1827 में लंदन में एक सम्मेलन हुआ जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस, रूस ने मिलकर तुर्की के खिलाफ तथा यूनान के समर्थन में संयुक्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया। यहाँ पर क्या हुआ, 1827 में लंदन, ब्रिटेन की राजधानी है लंदन। लंदन कहाँ की राजधानी है, ब्रिटेन की। 1827 में लंदन में क्या हुआ, फ्रांस, रूस, इंग्लैंड ये सब बैठ के सभा में बुलाया, यहाँ एक एजेंडा तय किया, क्या कि हम लोग यूनान का समर्थन करेंगे और तुर्की का विरोध करेंगे। ये यहाँ पर क्या हुआ, सभा में निर्णय लिया गया। वही कह रहा, यूनान का क्या पूरा समर्थन करेंगे आज़ाद करने में यूनान को, और तुर्की का विरोध करेंगे कि तुमको इसको आज़ाद करना ही पड़ेगा, स्वतंत्र करना ही पड़ेगा। आगे देखिए, इस प्रकार तीनों देशों की संयुक्त सेना नवारिनो की खाड़ी में तुर्की के खिलाफ एकत्र हुई। कौन कौन, फ्रांस, इंग्लैंड और रूस क्या किया, अपना सेना भेज दिया यूनान के समर्थन में। तीनों अपना सेना उतार दिया। ओटोमन एम्पायर उस समय बहुत ताकतवर था, पावरफुल था। ऐसे देखिए तीन तीन देश को मिलना पड़ रहा है, रूस, ब्रिटेन, समझिए उस समय क्या भी सब महाशक्ति था। जैसा भी अमेरिका, चीन महाशक्ति बनता है ना, रूस, भारत, उस तरह का उस समय महाशक्ति था। ये वर्ल्ड पावर में इसका दबदबा था, रूस का, ये ब्रिटेन का, फ्रांस का महाशक्ति था, ये सब उस समय का ताकतवर देश था। तो वो तीनों देखिए मिलके अपना सेना उतार रहा है। कहाँ सेना उतार रहा है, नावारिनो में, नावारिनो में की खाड़ी में क्या किया, अपना सेना उतार दिया तुर्की के खिलाफ। तुर्की के समर्थन में सिर्फ एक ही देश आया, मिस्र, जिसको अभी इजिप्ट बोलते हैं, देख रहे हैं ना। ये जार आया तो क्या किया, ये पहले ऑस्ट्रिया के जो पुराना जार था, पुराना रूस का राजा, वो ऑस्ट्रिया के दबाव, मेटरनिक के दबाव में व्यक्तिगत तो कर रहा था मगर खुल के नहीं सपोर्ट कर पा रहा था स्वतंत्रता में। मगर जो नया राजा आया रूस का, वो खुलकर सपोर्ट किया यूनान को, और किसको किसको, इंग्लैंड को भी ले आया, फ्रांस को भी ले आया, वो सबकी भी सपोर्ट लेके सेना उतार दिया नावारिनो की खाड़ी में कि चलो बढ़िया से इसको आज़ाद करवाते हैं, युद्ध करना पड़े तो वो भी कर देंगे। तो तुर्की के समर्थन में बस एक देश आया, तुर्की के समर्थन में क्या आया, सिर्फ मिस्र आया। इजिप्ट बोलते हैं ना, पिरामिड जहां पर है वो वाला देश, देख लेंगे यह मिस्र है। आगे देखिए, युद्ध में मिस्र और तुर्की की सेना बुरी तरह पराजित हो गई। यहाँ दो देश, और कहाँ तीन देश, उधर रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, तीनों, इधर बेचारा दूगो, तुर्की और मिस्र। हार गया इसका सेना। वो भी कैसे हार गया, बुरी तरह बेचारा हार गया, पराजित हो गया। अंततः 1829 ईस्वी में एंड्रियानोपल की संधि हुई। तो जब युद्ध हुआ ये दोनों हार गया, मिस्र और कौन हार गया, तुर्की। तो यहाँ भी क्या हुआ, एक संधि हुई। उस संधि का क्या नाम दिया गया, एंड्रियानोपल, एंड्रियानोपल भी बोल सकते हैं इसको। संधि हुई जिसके तहत तुर्की की नाम मात्र की प्रभुता में यूनान को स्वायत्तता देने की बात तय हुई। अब जो देश हार जाता है उसको तो बात मानना ही पड़ता है, जीता हुआ देश का। तो संधि में क्या हुआ कि यूनान को उसका स्वायत्तता, मतलब उसको स्वाधीनता देना पड़ेगा।
यूनान को उसका अपना अधिकार जो है, दर्जा जो है उसको देना पड़ेगा, उस संधि में वहां तय किया गया। परंतु यूनानी राष्ट्रवादियों ने संधि की बातों को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि ये जो संधि में देखिए क्या है, नाम मात्र, क्या कह रहा था, नाम मात्र की प्रभुता दे रहा था। तो यूनान वाले विरोध कर दिया, ऐसे थोड़े होगा, लेंगे तो पूरा तरह स्वतः लेंगे, ऐसे नाम मात्र के काल लेंगे कि हाँ वो एगो देश से बन गया, थी हो गया, कंट्रोल उसी का रहेगा, फायदा थोड़े है। अभी भारत आजाद है, स्वतंत्रता है, सब चीज स्वतंत्रता है। अब कैसा स्वतंत्रता, नाम मात्र के भारत रहता और कंट्रोल अभी भी ब्रिटेन से होता, तो कोई फायदा था आजादी होने का? कोई फायदा नहीं। तो विरोध तो करते ही हम लोग, तो वैसे ये भी विरोध कर दिया यूनानी लोग। ऐसा कैसा स्वतंत्रता है भाई? नाम देश के आजाद है मगर कंट्रोल वही करेगा, तो फायदा नाम मात्र के कर नहीं कर बन के, नाम मात्र के मालिक, मुंह ठोकवा मालिक बन के क्या करेंगे, फायदा? तो विरोध कर दिया इस संधि का। उधर इंग्लैंड, फ्रांस भी यूनान पर रूस के प्रभाव की अपेक्षा इसे स्वतंत्र देश बनाना बेहतर मानते थे। और उधर रूस क्या चाह रहा था, यूनान को आजाद कर अपना प्रभाव वहां पर जमाना चाह रहा था। तो फ्रांस ब्रिटेन बोला ना, ऐसे थोड़े होगा, रूस का प्रभाव यहाँ से खत्म करो, इसको एक आजाद देश ही बना दो यूनान को। यहाँ भी देखिए सब अपना फायदा ही देख रहा था, यहाँ भी देश क्या कर रहे थे, अपना फायदा ही देख रहे थे। हम्म यहाँ भी देश क्या कर रहे थे, अपना फायदा ही देख रहे थे। फलतः 1832 ईस्वी में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया। देख रहे हैं, इंग्लैंड और फ्रांस भी क्या किया, यूनान को बोला रूस के प्रभाव में नहीं रहने देंगे, इसको भी क्या करेंगे, एक स्वतंत्र देश ही बना देंगे। तो क्या किया, 1832 में यूनान को एक स्वतंत्र देश बना दिया। राष्ट्र मतलब देश, यहाँ क्या हुआ, इसको एक देश बना दिया गया कि नहीं किसी का कंट्रोल में रहेगा। आजादी चाहता ही लोग यहाँ पर, तो आजादी करवा दिया इसको सही अच्छा से। बवेरिया के शासक ओटो को स्वतंत्र यूनान का राजा घोषित किया गया। बवेरिया का वहां शासक था, उसका नाम क्या था, ओटो। क्या नाम था इसका, ओटो। इसी को यूनान का क्या बनाया गया, राजा बनाया गया। उस समय जब आजाद हुआ यूनान, तो कोई तो राजा चाहिए तभी नहीं चलेगा देश। तो जो बवेरिया का शासक था ओटो, उसी को यहाँ का राजा उस समय बनाया गया। इस तरह यूनान पर से रूस का प्रभाव भी जाता रहा, और फ्रांस इंग्लैंड मिलकर क्या किया, यूनान को पूरी तरह से स्वतंत्र करवा दिया। और इस तरह रूस का प्रभाव वहां से धीरे धीरे खत्म हो गया। यूनान से पहले प्रभाव था इसका, देख रहे हैं ये मिस्र है और ये तुर्की है, ये बेचारा दोनों क्या हो गया, हार गया बुरी तरह से, क्योंकि ये दो ही देश ने इसके साथ दिया। तुर्की का एक ही देश था, मिस्र, तो दो मिस्र लड़ रहा था। और उधर देख रहे फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, तीनों अपन सेना प्लस यूनान भी होगा, तो चार चार कौन हो गया। तो बुरी तरह बेचारा हार गया। अब हार गया तो उसको संधि मानना पड़ा। तो यहाँ भी देश देख रहे हैं अपना फायदा देख रहा है, कौन जितना ज्यादा हो सकता है अपने देश को कंट्रोल करे। तो इस तरह देखे यूनान भी क्या हो गया, आजाद हो गया। पीछे क्या क्या पढ़ा है देखिए, धीरे धीरे यूरोप में एक बार राष्ट्रवाद आया तो इटली एकीकरण हुआ, जर्मनी एकीकरण हो गया, यूनान का एकीकरण हो गया। देख रहे हैं ना, धीरे धीरे सभी देश क्या हो रहे हैं, एक तरीके से स्वतंत्र होते जा रहे हैं धीरे धीरे। अब किसके बारे में जानेंगे, हंगरी के बारे में। ये भी क्या है, अब इसके बारे में जानते हैं। हंगरी देखिए क्या है, राष्ट्रवादी भावना के प्रसार का रूप हंगरी में भी नजर आता है। यूरोप का एक देश है, इसकी राजधानी बुडापेस्ट है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, ये भी एक यूरोप का देश है, अच्छा देश है ये भी। यहाँ पर भी क्या हुआ, राष्ट्रवादी भावना का प्रचार प्रसार हुआ, यहाँ के लोगों में भी जागरूकता आई। हंगरी पर ऑस्ट्रिया का पूर्ण प्रभुत्व था। ये किसके अधीन था बेचारा, ऑस्ट्रिया के। देख रहे बोले ना, ऑस्ट्रिया उसमें बहुत पावरफुल देश था, अच्छा अच्छा देश को अपने कंट्रोल में रख लेता है बांट बांट के।
और उस पर अपना पपेट बैठा के रख लेता, क्योंकि राजा तो एक ही जगह रहेगा, एक सेंटर में रहेगा, बाकी सब जगह किसी को बैठा के कंट्रोल करवाएगा नहीं क्षेत्र को। तो हंगरी किसके अधीन में था? ऑस्ट्रिया के कब्जा में था। 1848 की क्रांति के प्रभाव से यहाँ भी राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुई। यहाँ भी 1800 जब क्रांति जर्मनी की करण हुआ, इटली के रंग हुआ, यहाँ देखिए यूनान भी आज़ाद हो गया, तो यहाँ के लोग भी कहे जब रूस हो सकता है तो भाई हमें कहीं नहीं हो सकते हैं, वहाँ भी तो आदमी है ना, वहाँ पर थोड़े एलियन आकर आज़ाद करा दिया। वहाँ के भी शासक क्या है, दूसरे देश से मिले, मदद मांगे, मदद मांग के साथ लिए, लोग को इकट्ठा किए, तभी ना आज़ाद हुए। तो हम भी करते हैं वैसा, हम भी आज़ाद हो जाएंगे। तो भारत में तो वैसा हुआ, लोगों को इकट्ठा किए, दूसरे देश से मदद लिए, और क्या किए, ब्रिटेन को बाहर किए देश से, तभी तो आज़ाद हुआ। और नहीं करते तो होता आज़ाद, नहीं होता, गुलाम ही रहते अभी तक। तो यहाँ भी लोग आंदोलन शुरू कर दिए ऑस्ट्रिया के खिलाफ, जहां आंदोलन का नेतृत्व, ये वाला याद रखिएगा नाम, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया है, कोसूथ। कोसूथ के नेतृत्व में हंगरी में क्या हो गया, ऑस्ट्रिया के खिलाफ विरोध किया गया था, आंदोलन किया गया था, तथा फ्रांसिस डिक नामक क्रांतिकारी के द्वारा किया जा रहा था। यहाँ का जो आंदोलन, जिसके नेता थे, दो नेता प्रमुख रूप से, कौन कौन थे, कोसूथ और फ्रांसिस डिक नामक, ये जो दो नेता थे यहाँ के क्या थे, उस समय प्रभावकारी थे, मतलब लोग इनके बात को मानते थे। इन्हीं के नेतृत्व में, लीडरशिप के अंदर सारे लोग ये जो नियम कानून करते थे पालन करते थे, वैसा आंदोलन का रूप वैसा बनाते थे। कोसूथ और फ्रांसिस डिक नामक क्रांतिकारी के द्वारा क्या किया था, नेतृत्व किया जा रहा था, मतलब अगुवाई कर रहे थे दोनों आंदोलन को, कैसे क्या करना है, यही दोनों के नेतृत्व में हो रहा था हंगरी की स्वतंत्रता आंदोलन। कोसूथ लोकतांत्रिक विचारों के समर्थक था। जो कोसूथ थे वो चाहते थे कि हंगरी जब आज़ाद हो ऑस्ट्रिया से, तो ये कैसा देश बने, लोकतांत्रिक बने, मतलब जनता अपना शासक चुने, लोकतांत्रिक विचार के थे। उसने वर्गहीन समाज, क्लासलेस सोसाइटी की अपने विचारों को जनता तक पहुंचाना शुरू किया। जो कोसूथ थे ये किसके समर्थक थे, लोकतांत्रिक, और उन्होंने अपने बातों को कहाँ तक पहुंचाना शुरू कर दिया, क्लासलेस सोसाइटी, मतलब ये ऐसा सोसाइटी था जहाँ पर कोई वर्ग नहीं था। जैसे हर सोसाइटी में देखिएगा आजकल क्लास बांट ले रहता है, अमीर लोग, कुछ गरीब लोग बटे हुए ना, अमीरी गरीबी के आधार पर, उसके बाद बटे हुए हैं जाति के आधार पर, और ओकरम जाइएगा तो फिर धर्म के आधार पर बटे हुए हैं। मगर यहाँ क्या था, क्लासलेस, कोई वर्गहीन समाज था, कोई क्लास नहीं, सब एक जैसा। क्या किए, अपने विचारों को यहाँ तक पहुंचाया, जिस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो क्या किया, अब क्रांति विद्रोह कीजिएगा तो कोई जो उस समय का शासक होगा वो तो दबाएगा ही ना, बुझलेगा ही। तो क्या किया, इनके विचारों को दबा दिया। ऑस्ट्रिया इस समय क्या था, कंट्रोल में रख लेता हंगरी को। तो क्या किया, इनके आंदोलन को, इनके विचारों को कुचल दिया गया, दबाया जा रहा था, प्रतिबंध लगा दिया। फ्रांस में लुई फिलिप के पतन का हंगरी के राष्ट्रवादी आंदोलन पर विशेष प्रभाव पड़ा। लुई फिलिप देखिएगा, ये भी क्या था, जब फ्रांस में इसका खात्मा हुआ, राजगद्दी छोड़ा, एक तरह समझिए खत्मे हो गया, उसका भी प्रभाव क्या था, हंगरी पर बहुत पड़ा था। लुई फिलिप का भी जब पतन हुआ, कहाँ, फ्रांस में, तब। आगे देखिए, कोसूथ ने ऑस्ट्रियाई आधिपत्य का विरोध करना शुरू किया। कोसूथ क्या था, जब कोसूथ लोगों में अपना विचार, कोसूथ ने क्या किया, कोसूथ ने ऑस्ट्रिया आधिपत्य का विरोध शुरू किया, क्योंकि देख रहे थे कोसूथ बेचारा आंदोलन कर रहा था,
तो ऑस्ट्रिया दबा रहा था इसके विचारों को कुचल रहा था, क्योंकि ये लोकतांत्रिक विचार मांग कर रहा था। ऑस्ट्रिया का राजा था वो निरंकुश था, और ये क्या कर रहा था, पूरा आधिपत्य जमेले था हंगरी पर। तो कोसुत विरोध करने लगा उस राजा का, ऑस्ट्रिया का, व्यवस्था में बदलाव की मांग करने लगा। जो कोसुत था वो क्या था, जो हंगरी में व्यवस्था, शासन का व्यवस्था था, उसका विरोध करने लगा, उसमें सुधार की मांग करने लगा। जो वहां पर गलत नीति होगा उसमें सुधार चाहता होगा, ताकि प्रजा का भला हो। और क्या चाहता होगा बेचारा। इसका प्रभाव हंगरी तथा ऑस्ट्रिया दोनों देशों की जनता पर पड़ा। जब ये मांग करने लगा सुधार का, समाज में जो नीति में उसमें सुधार, तो दोनों देशों की जनता पर इसका प्रभाव पड़ा, ऑस्ट्रिया पर भी और हंगरी पर भी, जिसके कारण यहाँ राष्ट्रीयता के पक्ष में आंदोलन शुरू हो गया। तो इसके जब ये बोलता था तो लोग लगता था सही तो बोल रहा है, हमारे लिए तो मांग कर रहा है ये, तो लोग भी इसके पक्ष में आते थे। जब लोग इसके पक्ष में आए तो सरकार को तो सुनना ही पड़ेगा। सरकार एक आदमी भले कुछ कर लेगा तो नहीं होगा। जब बहुत सारे आंदोलन, मतलब क्या, बहुत सारे लोगों को लेकर जब सरकार की नीतियों का विरोध करेगा तो सरकार को तो मानना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी सरकार हो, तो सरकार को भी इसका पक्ष मानना पड़ा। जिसके कारण क्या होगा, राष्ट्रीय पक्ष में आंदोलन शुरू हो गया, लोग इसके पक्ष में आ गए। अब अंततः 31 मार्च 1848 ईस्वी को ऑस्ट्रिया की सरकार ने हंगरी की कई बातें मान ली। अभी बोले जब ये लोगों को अपना समर्थन लेके आंदोलन करे तो सरकार तो मानना पड़ेगा ना, कितना दिन बहिरा बन के रहेगा वो, सुनने नहीं सुनेगा। तो आखिरकार सुना इसकी बात, जो जो इसके मांगे थे। तो 31 मार्च 1848 को देख रहे हैं, इसकी बात को सरकार ने क्या किया, ऑस्ट्रिया की सरकार ने माना, जिसके अनुसार स्वतंत्र मंत्री परिषद की मांग स्वीकार की। और मांग के अनुसार क्या हुआ कि जो हंगरी देश बनेगा वहां क्या बनेगा, स्वतंत्र मंत्री परिषद, मतलब जिसमें ऑस्ट्रिया का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, मतलब एक स्वतंत्र देश की तरह काम करेगा, स्वतंत्र, उस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं होगा। मंत्री परिषद वैसा बनेगा, जनता चुनेगी पहले नेता को, वहां जो नेता बनेगा वो स्वतंत्र होगा, कि उस पर कोई कंट्रोल करेगा। उस तरह का मांग इसका मान लिया गया। इस तरह से क्या क्या देखिए, हंगरी भी आजाद हो गया, स्वतंत्र हो गया, स्वाधीन हो गया। आगे देखिए, इसमें केवल हंगरी की सदस्य ही सम्मिलित किए गए, और जो मंत्री परिषद बनेगा उसमें केवल कौन आदमी आएगा, हंगरी का ही होगा, क्योंकि दूसरा देश का होगा तो वो तो हस्तक्षेप करेगा ना, अपना देखेगा, क्योंकि जो उस मंत्री परिषद, जो आदमी उस मंत्री को बैठाएगा वो उसके अनुसार काम करवाएगा ना। तो यहाँ पर क्या मांग रखा गया, जो मंत्री स्वतंत्र मंत्री परिषद बनेगा उसमें सिर्फ कौन होंगे, हंगरी के लोग होंगे। प्रेस को स्वतंत्रता दी गई, वहां का जो प्रेस था, पत्रकार लोग, उनको स्वतंत्रता दिया गया, मगर भारत में ऐसा नहीं है। बहुत सारे देशों में क्या है, सरकार पत्रकारिता पर नियंत्रण रखती है, मतलब सरकार जैसा चाहती है बेचारा पत्रकार वैसा ही बोलता है, उसको उसके बाद को दबा दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, प्रेस की फ्रीडम को दिया गया कि नहीं, समाज में जो सच्चाई है वो प्रेस दिखाएगा, वो सच्चाई दिखाएगा प्रेस। न्यूज, जिसको आजकल हम लोग न्यूज बोलते हैं ना, समाचार पत्र, टेलीविजन पर जो न्यूज आता है समाचार, उसमें क्या उसको स्वतंत्रता मिलेगा कि वो जो भी समाज में कुरीति है, गलत है, उसको दिखा सकता है, सरकार उस पर हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो उसकी मांग किया गया, स्वतंत्र मंत्री परिषद की। राष्ट्रीय सुरक्षा सेना स्थापना की गई, और हंगरी अपना सेना रखेगा, हंगरी अपना सेना रखेगा। समानती प्रथा समाप्त कर दी गई। समानती मतलब होता है एक तरह से समझिए उस समय के ठाकुर, बड़े बड़े लोग, पावरफुल लोग, जमींदार, वैसा व्यवस्था खत्म कर दिया गया। समानती व्यवस्था वैसे बोलते हैं, मतलब लोग जो पावरफुल लोग रहते हैं उनके, वो समझिए एक तरह से जिनके पास सत्ता ताकत सभी चीज थे, उसी को समानती व्यवस्था बोलते थे। तो खत्म कर दिया गया, बाबू साहेब वाला जो नियम कानून था वो खत्म कर दिया गया, समांतवादी। प्रतिनिधि सभा मतलब डायट की बैठक
प्रतिवर्ष राजधानी बुडापेस्ट में बुलाने की बात स्वीकार की गई। और क्या होगा, यहाँ पर ही मंत्रिपरिषद बनेगा और प्रतिवर्ष लोग यहाँ आएंगे बैठने के लिए, अपने अपने क्षेत्र का जो प्रतिनिधि करेंगे, वहाँ के नेता आएंगे, वहाँ बात रखेंगे, क्या विकास होना चाहिए, कैसे क्या काम होना चाहिए, वहाँ पर ही बात होगा। उस जैसे कैसे देश भर के मंत्री लोग जाते हैं ना दिल्ली, पार्लियामेंट हम लोग बोलते हैं, संसद, तो वहाँ का जो संसद बुडापेस्ट में बना उसको डायट बोला गया। वहाँ पर क्या होगा, प्रतिनिधि आएंगे, देश बनेगा हंगरी, तो ऐसा थोड़ी एक राजा रहेगा तो वो सगर चल जाएगा, तो प्रतिनिधि बैठाएगा ना सगर, और वही नहीं बताएगा कहाँ सड़क नहीं है बढ़िया, कहाँ क्या होने स्कूल बनना चाहिए, कहाँ क्या होना चाहिए, तो आकर बताएगा डाइट में कि यहाँ क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, वो सब के बारे में चर्चा करेगा वहाँ पर संसद में आकर उस तरह से। तो वहाँ के जो संसद का नाम क्या था, डाइट था। इस प्रकार इन आंदोलन ने हंगरी को राष्ट्रीय अस्मिता प्रदान की, और इस तरह आंदोलन से देखिए क्या हो गया, ऑस्ट्रिया का भी अपना स्वतंत्रता जो बोल सकते हैं, एक तरह से स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। सभी चीज तो मांग ही लिया, स्वतंत्रता जैसा सेना मांग ही लिया, स्वतंत्र मंत्रिपरिषद, प्रेस की स्वतंत्रता, सभी चीज तो मांग ही लिया। क्या हो गया, इसका अपना जो अस्मिता इज्जत थी, एक स्वतंत्र देश का जैसा इज्जत होता है उसको हंगरी को मिल गया। देख रहे हैं यहाँ पर ये हंगरी है, ये भी क्या हो गया, स्वतंत्र बन गया, स्वतंत्रता की तरह हो गया। इसमें अब ऑस्ट्रिया का कोई हस्तक्षेप नहीं था, इसमें अपना सेना बना ही लिया। इस तरह से देख सकते हैं। क्या हो गया, हंगरी भी स्वतंत्र हो गया। तो अब मिलते हैं अब 1 से 2 क्लास में मेरे साथियों, इसका पहला चैप्टर खत्म कर देंगे। तो बताइएगा कि इसका क्वेश्चन आंसर करा दें चैप्टर का, या ऑब्जेक्टिव किस चैप्टर का करा दें, कमेंट में बताइएगा, तो ऐसा कर देंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अच्छे से तैयारी कीजिए। दिव्यांशी ऑनलाइन क्लास को चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने साथियों में शेयर करें। तो जल्द ही मिलते हैं अगले क्लास में।